हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए निर्माण आईएएस की बुक, जो कि पेपर 1 के पार्ट फर्स्ट की यूनिट 2 से संबंधित है। ये मध्य प्रदेश का इतिहास एवं प्रमुख राजवंश है। इसके तहत हम परमार वंश को कंप्लीट कर रहे थे। चंदेल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और जो भी सब इंडेक्स में दिया हुआ है वो सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं परमार वंश। ये परमार वंश से रिलेटेड दूसरा वीडियो होगा। पहला वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं भोज परमार। इनका शासनकाल 1010 से 1055 ईस्वी होने वाला है। परिचय की बात करें हम स्टार्टिंग में, तो सिंधु राज की मृत्यु के पश्चात भोज 15 वर्ष की अल्पायु में राजगद्दी पर बैठा। उसने 1010 से 1055 ईस्वी तक शासन किया। राजा भोज एक प्रभावशाली एवं बहुमुखी प्रतिभा का धनी शासक था, जिसके कल्याणकारी कार्य एवं पराक्रम का प्रतिबिंब वर्तमान में भी कहावतों के रूप में गुंजायमान है। यथा राजा तथा प्रजा एवं कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुआ तेली जैसी पंक्तियां आज भी भोज की महानता को चरितार्थ करती हैं। मेरुतंग कृत प्रबंध चिंतामणि बल्लाल कृत भोज चरित्र एवं अबुल फजल की आयने अकबरी में भोज को मुंज का उत्तराधिकारी बताया गया है। अब उपलब्धियां देखें हम। राजा भोज की लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि उसकी न्यायप्रियता, कलाप्रियता, सुप्रशासन, विद्यानुरागिता जैसे अनेक कारणों से थी। वह सच्चा प्रजापालक सम्राट था। उसने अपनी कीर्ति का प्रसार मालवा के अतिरिक्त देश के अन्य अंचलों जैसे कन्नौज, त्रिपुरी, कोंकण आदि तक किया था। अब साहित्यिक उपलब्धियां हैं इसके अंतर्गत, तो राजा भोज ने 500 से अधिक विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। प्रत्येक विद्वान को एक रचना के लिए लाखों द्रम तात्कालिक मुद्रा थी ये, तो लाखों द्रम दान दिया था। साथ ही उन्हें सभी सुख सुविधाएं एवं राजकीय सम्मान भी दिए थे। राजा भोज के शासनकाल में लगभग 84 से अधिक ग्रंथों की रचना स्वीकार की गई, जिसमें 33 ग्रंथ स्वयं राजा भोज द्वारा रचित हैं। भोज के दरबार में चित्रण, देवेश्वर, विनायक और शंकर जैसे विद्वान मौजूद थे, जो व्याकरण के ज्ञाता थे। नेक्स्ट है औषधि ज्ञान के महान विद्वान भाव मिश्र व माधव राजा भोज के दरबार में मौजूद थे। राजा भोज ने अपने दरबार में आश्रय प्राप्त कवि परिमल पद्मगुप्त को कालिदास की उपाधि प्रदान की थी। राजा भोज ने स्वयं वास्तुशास्त्र में सम्रांगण, सूत्रधार व युक्तिकल्पतरु की रचना की थी। इसके अतिरिक्त सरस्वती कंठाभरण, व्याकरण शास्त्र एवं श्रृंगार प्रकाश, सौंदर्य शास्त्र नामक 2 संस्कृत ग्रंथ प्राप्त होते हैं। भोज के युक्तिकल्पतरु से विभिन्न जुलाहे, बुनकर, स्वर्णकार, लोहार, बढ़ई आदि उद्योग धंधों की जानकारी प्राप्त होती है। श्रृंगार मंजरी कथा में भोज को सुबंधु, भास, गुणाढ्य एवं ये यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ की संज्ञा दी गई है। राजा भोज के दरबार में तिलक मंजरी के रचयिता धनपाल थे, जिन्होंने बाद में जैन धर्म स्वीकार किया। अतः राजा भोज विद्या प्रेमी तथा प्रगाढ़ पंडित थे, जिस कारण उन्हें कविराज की उपाधि से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इनकी अब नेक्स्ट है सांस्कृतिक उपलब्धियां। राजा भोज एक महान शासक थे। इनकी प्रशंसा फरिश्ता ने भी की है। फरिश्ता के अनुसार राजा भोज वर्ष में 2 बार सामूहिक भोज का आयोजन करवाता था। राजा भोज ने संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार हेतु संस्कृत शिक्षा केंद्र बागदेवी मंदिर धार में स्थापित करवाया था। राजा भोज के समय उज्जैनी शिक्षा, साहित्य, कला एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। सरस्वती जन्मोत्सव मनाने की परंपरा को राजा भोज द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है कलात्मक उपलब्धियां। राजा भोज के शासनकाल में स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी उन्नति हुई। राजा भोज ने अनेक भव्य मंदिरों, नगरों, बांधों आदि का निर्माण कराया, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। भोजपाल शहर का नाम राजा भोज के नाम पर पड़ा, जिसके दक्षिण पूर्व में राजा भोज ने एक विशाल झील का निर्माण कराया, जो लगभग 250 वर्ग मील क्षेत्र में फैली थी। भोपाल के निकट राजा भोज ने भोजपुर नामक ग्राम की स्थापना की और वहां एक विशाल शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने भोजपुर में ही एक विशाल बांध साइक्लोपियन का निर्माण कराया, जिसे मालवा शासक होशंग शाही ने नष्ट कर दिया था।
राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कराया, जो भोज का मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। उज्जैन, देवालपुर, धार, बेटमा, भोजपुर तथा महंदी से भोज के कुल 11 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। भोज ने धारा नगरी में भोजशाला का निर्माण करवाया था। राजा भोज ने दक्षिण के गंगे देव पर विजय के उपलक्ष्य में धारा नगरी के दक्षिण में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। यह स्तंभ 7 टन वजनी तथा तात्कालिक समय का सबसे ऊंचा लौह स्तंभ था, जिसे मुस्लिम आक्रांताओं ने तोड़ दिया था, जिसके 3 हिस्से लाट मस्जिद धार के पास स्थित हैं। अन्य निर्माण कार्यों में बीजागढ़ का किला, गढ़ी, कुएं, बावड़ियां आदि का निर्माण करवाया। राजा भोज की विजय और साम्राज्य विस्तार पर चर्चा करेंगे अब हम। राजा भोज एक कुशल सैनिक एवं सफल सेनापति था, जिसने अपने पड़ोसी राज्य व राजाओं जैसे चाहमान, कलचुरी, सोलंकी आदि को परमारों का लोहा मानने के लिए विवश कर दिया था। राजा भोज की प्रमुख विजयें निम्नलिखित हैं। राजा भोज ने कलचुरी नरेश, गंगेदेव तथा आदि नगर दक्षिण भारत के शासक इंद्ररथ को परास्त कर उनके राज्य को अपने राज्य का अंग बना लिया था। इस विजय के पश्चात भोज ने कन्नौज पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। 1020 ईस्वी में भोज ने कोंकण के शासक शिलाहार केसीदेव को पराजित कर उसके क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट है, भोज का बुंदेलखंड पर सत्ता स्थापित करने का प्रयास चंदेल शासक विद्याधर ने विरोध किया। तो भोज का बुंदेलखंड पर सत्ता स्थापित करने का प्रयास चंदेल शासक विद्याधर ने विरोध किया। भोज को दूबकुंड के कच्छप घाती शासक अभिमन्यु ने उत्तरी मैदान में सहायता की। ग्वालियर पर अधिकार करने का विरोध कच्छप घात नरेश कीर्तिराज ने किया। इसी समय कन्नौज के राष्ट्रकूटों से भी राजा भोज का संघर्ष हुआ और इसको असफलता मिली। जैसे कि पुत्र सोमेश्वर प्रथम चोल ने अपने पिता की पराजय का बदला लेने के लिए धारा नगरी, उज्जैन, मांडू आदि पर आक्रमण कर उसे ध्वस्त कर दिया, जिस कारण भोज को राजधानी छोड़नी पड़ी। जयानक कृत पृथ्वीराज विजय के अनुसार भोज ने शाकंभरी पर भी आक्रमण किया तथा वहां के चाहमान शासक वीरराम को पराजित कर आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया था। चिरवा अभिलेख, चित्तौड़गढ़, राजस्थान से यह प्रमाण प्राप्त होता है कि राजा भोज ने चित्रकूट दुर्ग को भी अपने अधीन किया था। भोज महान का राज्य चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भिलसा, खानदेश और गोदावरी घाटी के उत्तर तक विस्तृत था। राजा भोज ने गुजरात के सोलंकी शासक भीम को अनेक बार बुरी तरह परास्त किया तथा अन्हलबाड़ क्षेत्र को अनेक बार लूटा। भोज के निरंतर आक्रमणों एवं लूट से त्रस्त होकर गुजरात के भीम सोलंकी ने कलचुरी नरेश लक्ष्मीकर्ण के साथ एक राजनीतिक संघ बनाया एवं भोज के मालवा राज्य पर दो तरफ से आक्रमण किया। संभवतः इसी युद्ध में राजा भोज की मृत्यु हुई एवं मालवा की राजधानी धार को खूब लूटा गया। अतः राजा भोज एक विद्वान, कला प्रेमी, निर्माता एवं पराक्रमी योद्धा था। उसकी इन्हीं उपलब्धियों एवं दिग्विजयों के कारण इनकी तुलना समुद्रगुप्त से की जाने लगी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे भोजशाला। राजा भोज परमार ने अपनी राजधानी धारा नगरी में 1034 से 1035 ईस्वी में एक महाविद्यालय की स्थापना करवाई थी, जिसे बाद में भोजशाला के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ दूर दूर से शिक्षार्थी अपनी बौद्धिकता बढ़ाने एवं ज्ञानार्जन करने के लिए आते थे। इस महाविद्यालय परिसर में माँ बागदेवी सरस्वती का मंदिर भी निर्मित कराया गया था। यहाँ वैदिक दर्शन, संस्कृत, आध्यात्म, योग शास्त्र, शिल्प शास्त्र, ज्योतिष आदि की शिक्षा दी जाती थी। सरस्वती मंदिर का निर्माण मुख्यतः कवि मदन ने अपने नाटक में किया है। उन्होंने कहा है कि यह मंदिर महलों, तो सरस्वती मंदिर का उल्लेख सामान्यतः कवि मदन ने अपने नाटक में किया है। उन्होंने कहा है कि यह मंदिर महलों, मंदिरों, महाविद्यालयों एवं बाग बगीचाओं के शहर धारा नगरी के 84 चौराहों का आभूषण है। इस मंदिर के अवशेष अभी भी प्रसिद्ध कमाल मौलाना मस्जिद में देखे जा सकते हैं, जिसे मुस्लिम शासकों ने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया था। मस्जिद में एक बड़ा दरवाजा है, जिसके सामने किनारों पर स्तंभ युक्त एक बरामदा है और पीछे पश्चिम में एक बड़ा प्रार्थना कक्ष स्थित है। मस्जिद की दीवारों पर लगे पत्थरों के स्लैबों से बहुमूल्य रचनाएं प्राप्त हुई हैं। इन स्लैबों से प्राकृतिक भाषा में
लिखे हुए विष्णु के कूर्मावतार के 2 श्लोक उल्लिखित हैं। इसमें 2 सर्पबंध स्तंभ शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें से एक शिलालेख में संस्कृत वर्णमाला और दूसरे में संस्कृत व्याकरण के 10 काल उल्लेखित हैं। अब हम देखेंगे उत्तरवर्ती परमार शासक, जिसमें सबसे पहले जयसिंह प्रथम, जिसका शासनकाल 1055 से 1070 ईस्वी होगा। राजा भोज के बाद उसका पुत्र जयसिंह 1055 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसका संपूर्ण राज्य एवं राजनीतिक जीवन अव्यवस्थित रहा, जिसका उल्लेख नागपुर प्रशस्ति में किया गया है। इसकी उपलब्धियां: जयसिंह प्रथम ने अपने पिता के शत्रु कलचुरी एवं सोलंकी को चालुक्य शासक सोमेश्वर के संयोग से मालवा से खदेड़ दिया एवं मालवा पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिया था। जयसिंह प्रथम का एक ताम्रपत्र जो धार से प्रचारित किया गया था, मानधाता से प्राप्त हुआ, जिसमें अमरेश्वर की पट्टशाला में निवासित ब्राह्मणों को 1 ग्राम दान देने का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट होगा उदयादित्य। इसका शासनकाल 1070 से 1086 ईस्वी होगा। इसके परिचय में देखें अगर, तो उदयादित्य जयसिंह प्रथम के पश्चात 1070 ईस्वी में परमार राजवंश के सिंहासन पर आसीन हुआ, जो राजा भोज का चचेरा भाई था। तो यह जो उदयादित्य था, ये राजा भोज का चचेरा भाई था। अब इसकी उपलब्धियां हैं, तो नागपुर प्रशस्ति में उदयादित्य को भगवान विष्णु के बराह अवतार के समान पृथ्वी का उद्धारक माना गया है। शाकंभरी के चाहमान शासक विग्रहराज तृतीय ने उदयादित्य को सहायता प्रदान की तथा अपनी पुत्री श्यामल देवी का विवाह उदयादित्य से कर दिया था। उदयादित्य के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि उसके राज्य की सीमाएं दक्षिण में निमाड़, उत्तर में झालावाड़ राजस्थान तथा पूर्व में विदिशा तक विस्तारित थी। इसमें भेलशा विदिशा के निकट उदयपुर नगर बसाया था, जिसे मंदिरों से अलंकृत किया गया था, जहां पर नीलकंठेश्वर मंदिर स्थापत्य का उत्कृष्ट एवं अद्भुत उदाहरण है। उदयपुर में ही उदयादित्य ने उदय समुद्र नामक तालाब बनवाया। उदयादित्य महान शिव भक्त था। अपने शासनकाल के दौरान इसने अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया एवं शिव मंदिरों को दान भी दिया। इसमें सोमनाथ मंदिर शेरगढ़ राजस्थान को बिलपद्रक यानी बिलपौक नामक गांव दान में दिया। यह साहित्य अनुरागी था। धार की भोज पाठशाला से प्राप्त एक अभिलेख में 2 छंद नागबंध अक्षरों में उल्लेखित है। इसकी रचना उदयादित्य द्वारा की गई थी। उदयादित्य के ऊन खरगोन में भी अनेक मंदिरों का निर्माण कराया, जिसे महालक्ष्मी मंदिर प्रमुख है। अतः परमार शासकों में उदयादित्य एक प्रमुख शासक था, जिसने संभवतः 1086 ईस्वी तक मालवा पर शासन किया था। नेक्स्ट है लक्ष्मण देव, जो कि 1086 ईस्वी से 1094 ईस्वी तक शासक होगा। लक्ष्मण देव उदयादित्य का उत्तराधिकारी था, जो कि 1086 में राजगद्दी पर बैठा। लक्ष्मण देव की प्रशंसा नागपुर अभिलेख में की गई है। लक्ष्मण देव ने एक बृहद सेना का निर्माण कर बंगाल, अंग, कलिंग, त्रिपुरी आदि को अधिकृत करते हुए चोल, पांड्य, तुर्क और कीर आदि को भी पराजित किया, किंतु इसके दरबारी कवियों द्वारा इसकी प्रशंसा में किया गया वर्णन मात्र प्रतीत होता है। अब नेक्स्ट है नरबर्मन, जो कि 1094 से 1133 तक शासक होगा। यह लक्ष्मण देव का छोटा भाई था, जो 1094 ईस्वी में मालवा का शासक बना। यह महान कवियों तथा विद्वानों का आश्रयदाता था तथा स्वयं भी एक प्रतिभाशाली कवि और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसके शासनकाल में उत्कीर्ण अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इसका साम्राज्य उत्तर में बूंदी से दक्षिण में चांदा महाराष्ट्र तक विस्तृत था। इसने निर्वाण नारायण की उपाधि धारण की तथा मदन बर्मन चंदेल के ताम्रपत्रानुसार इसे भेलसा विदिशा के निकट भूमि दान की थी। इसने अपने शासनकाल में कश्मीरी भगोड़े भिक्षाचार को शरण दी। इसे चंदेल नरेश, संलक्षण वर्मन, शांकभरी के चौहान, अजयदेव, दक्षिण के पल्लव वंशी सेना नायक विक्रम चोल तथा गुजरात के चालुक्यों ने परास्त किया था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यशोवर्मन, जो कि 1133 से 1142 ईस्वी तक शासक रहेगा। यशोवर्मन नरबर्मन देव का उत्तराधिकारी था। इसके काल को परमार वंश का सबसे त्रासित काल कहा जाता है। इसे अपने पूर्वजों की तुलना में अधिक असफलताओं, अपमान व
पीड़ादायक घटनाओं का सामना करना पड़ा था। इसके शासनकाल में विजयपाल ने, जो कि वर्तमान देवास क्षेत्र का क्षेत्रीय शासक था, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। झालरा पाटन राजस्थान अभिलेख में इसे महाराज यशोवर्मन के नाम से संबोधित किया गया है। यशोवर्मन के शासनकाल में चंदेल सामंत मदन वर्मन ने विदिशा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। गुजरात के शासक जयसय सिद्धराज तथा चाहमान शासक आसाराज ने संयुक्त आक्रमण कर यशोवर्मन को बंदी बना लिया एवं मालवा पर अधिकार कर लिया। अब नेक्स्ट होगा जयवर्मन प्रथम, जो कि 1142 से 1143 तक शासक रहेगा। यह यशोवर्मन का उत्तराधिकारी था, जो लगभग 1142 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। जयवर्मन अपने शासनकाल युद्धरत रहा था। इसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की पदवी धारण की, जिसका उल्लेख इसके वर्धमानपुर अभिलेख में मिलता है। होयसल एवं चालुक्यों के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इसके शासनकाल में होयसल तथा कल्याणी के चालुक्यों ने संयुक्त रूप से सैन्य अभियान कर मालवा को नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है विंध्यवर्मन। यह जयवर्मन का पुत्र था। उसकी मृत्यु के बाद राजगद्दी पर बैठा था। 12वीं सदी के उत्तरार्ध में जयवर्मन के पुत्र विंध्यवर्मन ने मूलराज प्रथम को परास्त कर मालवा पर पुनः अधिकार कर लिया था। विंध्यवर्मन का जीवन भी उसके पिता की भांति संघर्षपूर्ण ही रहा और संघर्ष करते हुए 1193 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इस काल के परमार शासकों ने महाकुमार उपाधि धारण करना प्रारंभ कर दिया था। विंध्यवर्मन की मृत्यु के पश्चात मालवा का पड़ोसी राज्यों से अनवरत संघर्ष जारी रहा। इसमें प्रमुख शासक सुभट्ट वर्मन 1210 ईस्वी, अर्जुन वर्मन 1215 से 1218 ईस्वी तथा देवपाल 1218 ईस्वी का नाम उल्लेखनीय है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम देवपाल को। देवपाल विंध्यवर्मन की मृत्यु के पश्चात मालवा का शासक बना। यह एक निर्बल शासक था, क्योंकि इसके शासनकाल में भी मालवा आक्रमणों से घिरा रहा। देवपाल का राज्य गुजरात के भड़ौत से लेकर भेलसा विदिशा तक विस्तृत था, जिसमें निमाड़ क्षेत्र व होशंगाबाद वर्तमान नर्मदापुरम भी सम्मिलित था। देवपाल के ही शासनकाल में 1233 से 1234 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण किया, जिसमें विदिशा, रायसेन तथा उज्जैन को लूटा था। 1243 ईस्वी में देवपाल के पुत्र जैतूगी देव ने सत्ता संभाली। इसके शासनकाल में भी मालवा पर अनेक बार आक्रमण हुए। जैतूगी देव के पश्चात उसका भाई जयवर्मन द्वितीय परमार वंश का शासक बना था। अब नेक्स्ट है मालवा के परमार वंश का पतन। 907 ईस्वी से 1305 ईस्वी तक लगभग 350 वर्षों के शासनकाल के पश्चात मालवा से परमार वंश का शासन अंततः समाप्त हो गया, जिसके निम्न कारण हैं। सबसे पहले देखेंगे हम अयोग्य उत्तराधिकारी। बागपति मुंज तथा भोज कुशल व योग्य शासक थे। इन्होंने अपने सामर्थ्य से मालवा की सीमाओं को सुदूर दक्षिण तक विस्तारित किया, किंतु उत्तरवर्ती परमार शासकों में कोई इतना योग्य नहीं था जो इस विशाल साम्राज्य को संभाल सके। इस कारण परमार वंश का पतन हो गया। नेक्स्ट है योग्य सेनापति एवं सुसंगठित सेना का अभाव। निरंतर हो रहे संघर्षों के समाधान हेतु परमारों के पास सुसंगठित एवं प्रशिक्षित सेना का अभाव था। साथ ही इस सेना के लिए योग्य नेतृत्व भी नहीं था, जिस कारण युद्ध के समय सैनिकों के मध्य सामंजस्य बनाना कठिन होता था। इस कारण परमारों को लगातार पराजयों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट है दक्षिणवर्ती राज्यों से संघर्ष। होयसल से लगातार युद्ध 1173 से 1220 तक। देवगिरी के यादवों से लंबे समय तक युद्ध 1179 से 1239 ईस्वी करके परमार वंश ने स्वयं को समाप्त कर लिया। ये कारण है जो हमने पढ़े हैं, उन्हीं को लिखा हुआ है ये। जैसे अयोग्य उत्तराधिकारी हम देख के आए हैं, योग्य सेनापति, सुसंगठित सेना का अभाव, दक्षिणवर्ती राज्यों से संघर्ष, चालुक्यों से निरंतर युद्ध, राजपूतों से युद्ध, मुस्लिम शासकों की महत्वाकांक्षाएं और रिक्त कोश। अब हम देखेंगे चालुक्यों से निरंतर कोश। चालुक्यों से निरंतर युद्ध देखेंगे अब हम। गुजरात के चालुक्यों से परमारों का निरंतर युद्ध चलता रहा, जिससे परमारों को अपार जनधन की हानि हुई, जो कि परमार वंश के पतन का एक कारण बना। नेक्स्ट है राजपूतों से युद्ध। बघेल राजपूतों से युद्ध तथा चाहमान से निरंतर संघर्ष ने परमार वंश की भौगोलिक सीमाओं
पर हमेशा अशांति बनाए रखी, जिससे उत्तरवर्ती परमार शासक राज्य के विकास व प्रशासन पर ध्यान आकर्षण नहीं कर पाए। अब नेक्स्ट है रिक्त कोष। उत्तरवर्ती शासकों को पूर्णतः जन सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, जिससे राजकोष रिक्तता बढ़ती रही तथा आक्रांताओं द्वारा लूट के कारण भी यह वंश अवनति के मार्ग पर चला गया। नेक्स्ट है मुस्लिम शासकों की महत्वाकांक्षा। इल्तुतमिश की मालवा पर विजय 1233 से 1234 ईस्वी तथा अलाउद्दीन खिलजी का मालवा पर आक्रमण 1305 ईस्वी न सिर्फ मालवा को सांस्कृतिक पतन की ओर ले गया, अपितु मालवा की इस प्राचीन हिंदू सत्ता का भी अंत कर दिया। इस प्रकार मालवा के विस्तृत क्षेत्र पर लंबे समय तक शासन करने के पश्चात पड़ोसी राज्यों एवं दिल्ली के सुल्तानों से आपसी प्रतिद्वंद्विता, प्रजा का असहयोग तथा रिक्त राजकोष आदि कारणों से मालवा के परमारों का पतन हो गया। अब ये नेक्स्ट है परमारकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो इन सबको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, जो कि हमारा लास्ट वाला वीडियो होगा परमार वंश का। अगर आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और बहुत ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ गाइस, मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोग चाहें तो एमपी एग्ज़ाम अकेडमी का मेंटरशिप प्रोग्राम अभी चालू है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको लगातार 5 महीने तक, जब तक 2025 का नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो लगातार 5 महीने तक आपको प्री और मेंस दोनों के साथ में तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैंने इसका फुल डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे, तो आप लोग वहाँ से देख के डिटेल देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरे चैनल पे बहुत सारी बुक्स मैं कंप्लीट करा रही हूँ, तो आप लोग एक बार चैनल को विजिट कर लें और प्ले लिस्ट में जाके ज़रूर देख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।